हाँ जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का नाम सुना है सबने? वो लंबी सी, खूब लंबी सी पर्ची होती है ना? वो उसमें ऐसे वेव सी बनी होती हैं। तो वो क्या है, कैसे है, जरा समझ लेते हैं। अब हमें समझ में आ जाएगी वो क्या है। बार 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 एक ही नक्शा सा दिख रहा होता है और काफी लंबा सा होता है। सब जानते हो, इतनी बात तो जानते हो। ईसीजी भी पता है क्या होती है। तो क्या है एक्चुअली, अब हमने हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ ली, ये क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो। ईसीजी इज द graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle। ठीक है, कार्डियक साइकिल के टाइम जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो क्या है, उसका सीक्वेंस कैसे है, ठीक ठाक चल रहा है, उसमें छोटी मोटी गड़बड़ भी हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, क्लियर है? वो पिप 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 की आवाज नहीं आती जब वो चेक करते हैं? सुना होगा, देखा होगा, मूवीज में तो देखा होगा ना वो वाली। तो वो फ्लक्चुएशंस रहनी चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएशन नहीं नजर आ रही, लाइन सीधी, बंदा भगवान को प्यारा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चल। अब इसमें क्या है, इस ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर, ये मैंने एनसीईआरटी का भी ये पेस्ट किया हुआ है। इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ तुम्हें, इसमें देखो पहले, ये एक तो पी वेव है, एक तो बच्चों पी वेव है, एक ये मतलब ये वाली, और एक है क्यू आर एस, एक ये वाली वेव है, एक ये टी वेव है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों क्या शो कर रही है ये देखेंगे हम। तो ये मैंने तुम्हें यहाँ पर अपना डायग्राम भी, मतलब यहाँ लिखा भी हुआ है। पी वेव क्या शो कर रही है ये देख लो पहले तो। ये पी वेव क्या शो कर रही है बच्चों? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ठीक है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। ठीक है, और क्यू आर एस वेव क्या शो कर रही है बच्चों? क्यू आर एस वेव ये शो कर रही है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। मतलब तुमने क्या बोला था, एक और टर्म इसमें क्या आनी चाहिए? सिस्टोल। यस, यहां भी ये भी लिख देती हूँ, सिस्टोल। और ये सिस्टोल ही होगा, लेकिन वेंट्रिकल्स का। ये भी सिस्टोल है बच्चों, लेकिन वेंट्रिकल्स का सिस्टोल है। यहां पे लिख देती हूँ, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और ये। अब क्लियर है? ध्यान से, पी वेव क्या इंडिकेट कर रही है आपको, ये भी पूछ सकते हैं। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ध्यान से, तो ये क्या है, हमने स्टार्ट किया था ना, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को भेजते हैं। ठीक है, तो हो गया ये हो गया। अब है टी वेव। टी वेव क्या इंडिकेट कर रही है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब बोलो बोलो बोलो, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ, ये लिखा हुआ रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक लिखा मैंने, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर है? अब जरा ये देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे है, बस फिर हमारा ये टॉपिक भी हो गया। पढ़ा देती हूँ बस, इसमें से ही फटाफट हो जाएगा। ये देखो, तीन वेव नजर आ रही हैं। कौन कौन सी? पी, क्यू आर एस और ये टी। अब बोलो फटाफट, पी क्या शो कर रही थी? ठीक है, ये क्या शो कर रही थी? ये क्या शो कर रही थी? ठीक है, हो गया। उसके बाद रिपीट हो रही है, मतलब यही होती है मेन, बार 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 बार। ठीक है, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। एक तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू ईच रिस्ट, दोनों रिस्ट हो गई, एंड टू द लेफ्ट एंकल, टू द लेफ्ट एंकल, लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो, राइट। दैट कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी फॉर अ डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन। मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। हियर we will talk only about a standard ECG। ये स्टैंडर्ड ECG में 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाते हैं, अदरवाइज हम चेस्ट में भी लगाते हैं कई लीड्स। जो बीमार होता है बंदा, ज्यादा ही देखना है, तो फिर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ECG लगा रहे हैं भी। चलो ECG
एक हेल्थ चेकअप के लिए गए तो ये 3 ही लगाएंगे, सारी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर P2T, ये भी याद रहे, P2T। एक तो ये पता होने चाहिए, ये लेटर्स P2T, PQRST, ABCDEFG नहीं है इसमें, PQRST। ठीक है, ये हो गया। दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria, right? Depolarization ये हम पढ़ चुके हैं, which leads to contraction of atria, contraction of atria। क्लियर? ये तीसरी बार बता रही हूं यही सेम बात। एंड QRS कॉम्प्लेक्स जो है, इट रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये क्लियर है? याद हो गया होगा इतनी सी, एक बार और रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q and marks the beginning of systole। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q, मतलब Q जैसे ही स्टार्ट करेगा ना, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ये देखो, ये थोड़ा एक और चीज, ये Q वाला नीचे की तरफ है थोड़ा, ये भी थोड़ा नीचे। एक और चीज, इन तीनों वेव में से कौन सी ब्लंट है और कौन सी शार्प है? शार्प QRS है, ये भी ध्यान रहे, और ये ब्लंट है, P and T ब्लंट है। और शार्प कौन सी वाली है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली, जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी? ठीक है, जैसे ही Q स्टार्ट करेगा ना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तभी साथ में ये सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। अब आइए T वेव। T wave represents the return of ventricles from excited to normal state, that is repolarization। ठीक है, डायस्टोल आ गया ना, तो डायस्टोल मतलब repolarization, and end of the T wave marks the end of systole। क्लियर हो गया ये? क्लियर बच्चों? चलो, obviously by counting the number of QRS complexes that occur in given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease, hence it is great clinical significance। सबके अंदर मोस्टली यही सीक्वेंस आता है, मोस्टली क्या, यही सीक्वेंस आता है। इसीलिए हल्का भी इधर उधर ये चेंज हो जाए ना, मतलब P वेव इसकी जगह ऐसे दिख रही है तो भी गलत है, और QRS वेव इसकी जगह ऐसे दिख रही है, ये भी गलत है। ये ब्लंट नहीं दिखनी चाहिए, ये वो नहीं दिखनी चाहिए, शार्प नहीं दिखनी चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी चेंज आएगा डिस्टेंस वाइज भी, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब फिर आगे फर्दर उसकी जांच होनी चाहिए। क्लियर? हाँ बेटे, ये वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को सिग्निफाई कर रहा है। ये मतलब ये Q ने स्टार्ट कर दी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ एस तक आते आते कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई, अब ये डायस्टोल शुरू हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो, अब इसमें देखें हम ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन सी वेव होती है, ये सारी चीजें पढ़ने वाली हैं, इसमें ध्यान से देखना। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। बच्चों ये टॉपिक वैसे हम पढ़ चुके हैं, ये वाला टॉपिक ध्यान है, जब मैंने सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ाए थे, 3 टाइप के पढ़ाए थे ना, कौन कौन से थे? सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, तीनों पढ़ाए थे। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? और डबल किस में होता है? क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में, ठीक है, बट समझ में आ गई ये वाली बात? चलो, अब ये इसको बाद में देखते हैं, इसी को एक बार देख लो दोबारा, ये मैं समझाऊंगी इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डबल सर्कुलेशन में ही हम वेसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वेसल्स कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो ये देखो क्या है,
हाँ, ये हार्ट दिखा रखा है बीच में, ये देख रहे हो, मैं इससे दिखा देती हूँ। ये बच्चों हार्ट है, ठीक है, हार्ट है। मैंने उसमें समझाया हुआ है ये तुम्हें, ये कुछ नहीं है, ये भी सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, ये हार्ट है बच्चों। अब देखो इसमें क्या है, डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, बस यही बात पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हम। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, इसके अंदर देखो ये हार्ट है, ये समझ लो बॉडी का टिश्यू है, और ये लंग्स का टिश्यू है। बीच में हार्ट है, लंग्स का टिश्यू, बॉडी का टिश्यू। तो मैंने क्या बताया था, हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड का आदान प्रदान हो गया एक, तो उस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो तो याद है, पल्मोनरी। यस, इसको बोल देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसको क्या बोलते हैं, हार्ट और बॉडी के बीच में जो आदान प्रदान है ब्लड का, सिस्टमिक। राइट, ठीक है, तो सिस्टमिक में बॉडी और हार्ट के बीच में बातचीत होगी, और पल्मोनरी में हार्ट और लंग्स के बीच में, आर्यन इधर ध्यान, हार्ट और लंग्स के बीच में जो होगा। तो देखो ध्यान से, अब ये सबसे पहले ब्लड क्या होगा, ये बॉडी टिश्यू से विन्ना कैवा ले जाएगी हार्ट के अंदर, है ना। हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, फिर यहां से कहां जाएगा, ये लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए जाएगा, ये देखो लंग्स में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है, यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद लंग्स से किसके थ्रू आया, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इधर। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वेंट्रिकल के थ्रू कहां गया, डॉर्सल अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। समझ आ गया, डबल सर्कुलेशन तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें सिंपल यही है, दो तरह का सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी, सिस्टमिक। पल्मोनरी में लंग्स और हार्ट के बीच में होगा, मतलब हर बारी हार्ट पंप करता है ब्लड, ब्लड ना डायरेक्ट लंग्स में जाता, ना डायरेक्ट बॉडी में जाता, हार्ट के थ्रू जाता है। मतलब पहले वेन्स के थ्रू हार्ट में आएगा, वहां वेन्स के थ्रू किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर वहां वेन्स के थ्रू वापस हार्ट उसमें आना पड़ेगा, बॉडी में नहीं जाएगा, पहले हार्ट के पास आएगा, फिर हार्ट पंप कर करके पूरी बॉडी में भेजेगा। मतलब हार्ट का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पंपिंग ऑर्गन है, बॉडी हो या लंग्स हो, हार्ट ने भेजना है। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन में तो लिंग से डायरेक्ट बॉडी में चला गया था, बट इसमें नहीं है ऐसा। समझ आ गई बच्चों ये बात। तो इसमें अब मैं क्या बताने वाली हूं तुम्हें, हाँ क्लियर हो गया ये। अब मैं तुम्हें बताऊंगी बच्चों वेसल्स के बारे में, कितनी तरह की वेसल्स होती हैं, बोलो बोलो बोलो, कितनी तरह की होती है वेसल्स। देखा जाए एक्चुअली, अगर मैं बोलूं वेसल्स, इसमें ना इसी कलर से बना दो, हाँ, तीन तरह की होती है, एक वेन, एक आर्टरी और एक कैपिलरी। पता लग गया कैपिलरी का रोल भी क्या है। कैपिलरी जरा पतली पतली होती है, बिल्कुल ही पतली पतली, कैपिलरी के थ्रू ही जो फ्लूइड बाहर आता है, और उस वो टिश्यू फ्लूइड जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा। पढ़ चुके हैं जब हमने लिम्फ पढ़ा था, है ना, जानते हो ना ये वाली बात। तो मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाह रही बच्चों, थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी देने के लिए, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, बट तुम्हें बता देती हूँ क्या जाता है ना। सपोज ये है, इसी इसी की बात करती हूँ, अरे इस कलर से नहीं, इस कलर से नहीं, प्रॉपर कलर से सिखाते हैं हम। ये आई है आर्टरी, आर्टरी बच्चे कहां से आई है, ये कहां से आई बोलो, आर्टरी कहां से ब्लड लेके आ रही है, अरे इतना तो बोल दो, आर्टरी कहां से लेके आई है, हार्ट से लेकर के आई है ना, डॉर्सल एओर्टा है समझ लो ये, और इनको बोल देते, ये तो है आर्टरी, ठीक है, ये आर्टरी नहीं है, ये आर्टरी है ये। तो आर्टरी की जब ब्रांचेस बनती हैं तो उनको बोल देते हैं बच्चों आर्टीरियोल। बेटे आवाज क्यों कर रहे हो, सुन लो ना इधर, आर्टीरियोल। जब इनकी ब्रांचेस बनती है तो क्या बोलते हैं, आर्टीरियोल। फिर इनकी आगे पतली पतली और ब्रांचेस बन जाती हैं, ये देखो, इसको कैसे दिखाऊं मैं,
ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, अब इसने क्या काम किया, ऑक्सीजन दे देना है, ऑक्सीजन दे देना है इसने, और सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देने हैं टिश्यू को। यहाँ टिश्यू है, चलो ये भी बना देती हूँ मैं, यहाँ पे टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है जी, सेल पड़े हुए हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको बोल देते हैं कैपिलरी, जो ये पतली पतली बन गई ना, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ये कैपिलरी है, ठीक है। और ये फिर ये क्या है जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूं, बोलो, वेन। और ये क्या है, विन्यूल। और ये जो है नेटवर्क जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी, कॉल्ड एज कैपिलरी। ये कैपिलरी नेटवर्क आपको नजर आ रहा है। अब इस कैपिलरी नेटवर्क में यहां पर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर ये वापस हार्ट के पास ले जाके दे देंगे। तो तुम्हें आर्टरी, आर्टीरियोल, वेन, विन्यूल एंड कैपिलरी का मतलब पता लग गया, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं वेन और आर्टरी का स्ट्रक्चर, मतलब एक ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर समझते हैं क्या है कैसे है, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है बच्चों। दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, आर्टरी है या वेन, मतलब कोई भी ब्लड वेसल में 3 लेयर होती हैं, तीन तरह के टिश्यू होते हैं, 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। इंटरना को हम इंटिमा भी बोल देते हैं, ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका समझते हो, ट्यूनिक ड्रेस को बोल देते हैं ना, जैसे ट्यूनिक इसने कवर कर रखा है इसको, ठीक है, समझ आई। तो ये देखो, अब ब्लड वेसल में मेन जो है आर्टरी और वेन ये होती है, इनमें 3 लेयर्स होती हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं इनकी 3 लेयर्स हैं। वो कौन कौन सी मैंने तुम्हें दिखाई, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो है आउटर, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, पतली होती है ये, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैविंग कोलेजन फाइबर्स, जो इसको मेन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो ट्यूनिका मीडिया है, ये इसको बोल देते हैं, ये जो है इसके अंदर स्मूथ मसल्स हैं और इलास्टिन फाइबर्स हैं, ठीक है। और जो अंदर वाली लेयर है जिसको ट्यूनिका इंटरना के नाम से जानते हैं, उसमें है, उसको बोल देते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एंडोथेलियम। कैपिलरी के अंदर एक ही लेयर होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, उसमें ये नहीं होती, ये कुछ नहीं, बस ये समझ लो, इतना सा ल्यूमन होता है कैपिलरी, ठीक है। तो ल्यूमन तो इसमें भी इतना ही है, उसकी दीवार इतनी पतली होती है अंदर वाली, जैसे दिख रहा है ना, मतलब अगर मैं कैपिलरी की बात करूं तो कैपिलरी के अंदर ये होगा, बस एक ही लेयर है, बाकी नहीं है कुछ भी, बाहर की लेयर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आर्टरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया इज थिक, बट वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया इज थिन, दैट इज द मेन डिफरेंस। ये भी सेम है, एंडोथेलियम भी सेम है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका मीडिया इज थिनर देन द ट्यूनिका मीडिया इन केस ऑफ आर्टरी। क्लियर है बच्चों, तो ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वेन, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा हम और डिफरेंसेस भी देखते हैं, तुम डायग्राम समझ लो अच्छे से कैसे है क्या है, ठीक है। इसमें देखो एक और चीज, जब ये मोटी होती है तो ल्यूमन अपने आप इसका छोटा हो जाता है, और जब ये पतली होती है तो ल्यूमन इसका ज्यादा हो गया। प्रेशर किस में ज्यादा होगा, आर्टरी में या वेन में? इसका ल्यूमन कम, प्रेशर ज्यादा, नोट कर लेना ये वाली बात भी सुन के ध्यान से। इसका ल्यूमन कम है लेकिन प्रेशर ज्यादा है, इसका ल्यूमन ज्यादा है लेकिन प्रेशर कम है। तो इसमें प्रेशर कम होता है तो इसमें वाल्व खुलने का रिस्क होता है, मतलब इसमें बैक फ्लो का रिस्क होता है, इसीलिए वाल्व होते हैं वेन में। इसमें बैक फ्लो का रिस्क नहीं होता, मतलब प्रेशर ही काम कर जाता है इसके अंदर वाल्व बंद करने के लिए, मतलब बैक फ्लो को रोकने के लिए। वाल्व तो होते ही नहीं आर्टरी में, बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें प्रेशर ही काफी है, इसमें बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व की जरूरत है। ये बात समझ में आ गई, अच्छी से समझ में आ गई। तो चलो अब इसमें एक बार ये देख लेते हैं क्या क्या है दोनों में, ठीक है। ये देखो क्या क्या है बच्चों, आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ब्लड
बॉडी टू हार्ट, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, समझ आ गया? जैसे सुपीरियर विना कहवा, इंफीरियर विना कहवा, बॉडी से इकट्ठा करके लेकर के, ठीक है। उसके बाद आओ, इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज एंड इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ये भी पढ़ चुके हम। दे हैव हाई प्रेशर एंड दे हैव लो प्रेशर, दे हैव नो वेल्व्स, दे हैव वॉल्व्स। क्यों? क्योंकि ल्यूमेन ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए इनको वेल्व चाहिए। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ल्यूमेन इसमें नैरो ल्यूमेन है और इसके अंदर वाइड ल्यूमेन है, थिनर वॉल्स हैं। दे आर डीप सीटेड, दे आर सुपरफिशियल। ये पॉइंट करना हो कर लो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए। ये डीप सीटेड है, ये सुपरफिशियल है। इनमें प्रेशर से फ्लो करता है, इसीलिए जो बीपी देखते हैं ना वो आर्टीरियल देखते हैं, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर देखते हैं। समझ आ गई बच्चों? क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक भी? ठीक है, तो चलो ये बाकी बाद में पढ़ेंगे।